नमस्कार, सिंप्लीफाई विद विकास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इतिहास केवल तारीखों और घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये मानवीय लालच, अहंकार और उम्मीदों की एक अंतहीन कहानी है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जहां तकनीक ने दुनिया को बदलने का वादा किया, लेकिन इंसान के अतार्किक उल्लास ने एक ऐसे भ्रम को जन्म दिया जिसकी कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। भ्रम की वास्तुकला -.com बुलबुले और डिजिटल अहंकार की एक विश्लेषणात्मक गाथा। अध्याय 1, डिजिटल सीमांत की भोर और अर्थशास्त्र के नए और झूठे नियम। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई क्रांतिकारी तकनीक आती है तो इंसान सबसे पहले अपना वित्तीय संतुलन खो बैठता है। 9 अगस्त 1995 को नेटस्केप के आईपीओ के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। बिना किसी रेवेन्यू वाली इस कंपनी के भारी उछाल ने दुनिया को एक संदेश दिया, अब इंटरनेट में ही वित्तीय मूल्य है। दिसंबर 1996 में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एलन ग्रीनस्पैन ने इसे अतार्किक उल्लास, इरैशनल एक्सुबरेंस की संज्ञा दी। ये सिर्फ एक तकनीकी छलांग नहीं थी, बल्कि ये प्रचुर पूंजी और अभूतपूर्व आर्थिक विस्तार के उथले धरातल पर बनी एक संरचना थी। पुरानी अर्थव्यवस्था जहां मुनाफे, पीई अनुपात और स्थिर विस्तार पर टिकी थी, वहीं इस नई अर्थव्यवस्था ने अर्थशास्त्र के पुराने नियम ही निलंबित कर दिए। अब सफलता का पैमाना वेबसाइट हिट्स, डिजिटल निकटता और आईबॉल्स बन गया था। ये एक ऐसा चक्र था जहां बुनियादी गणित से पूरी तरह अलग होकर शेयर हमेशा ऊपर जाते हैं कि सोच ने आम नागरिकों को अपनी जीवन भर की बचत लगाने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 2, नाम का जादू और जब गणित ने काम करना बंद कर दिया। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सिर्फ अपना नाम बदलने से आपकी कीमत रातों रात दोगुनी हो जाए। इस दौर में यही हो रहा था। कंपनियों ने अपने नाम के अंत में .com का लिंक या .net का लिंक जोड़ा और बिना किसी बिजनेस बदलाव के केवल 10 से 60 दिनों में उन्हें 74% का असामान्य रिटर्न मिला। नवंबर 1998 में द globe.com का लिंक का आईपीओ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कंपनी का राजस्व केवल $2.70 मिलियन था और घाटा $11 और 50 सेंट मिलियन। फिर भी आईपीओ के पहले ही दिन शेयर 606% उछल गया और कंपनी का बाजार पूंजीकरण $840 मिलियन हो गया। बाजार असली व्यवसाय की नहीं, सिर्फ डिजिटल निकटता की कीमत लगा रहा था। हालात इतने अजीब थे कि गुरुत्वाकर्षण के नियम भी फेल हो गए। 3Com और पाम के मामले में 3Com के हर शेयर धारक को पाम के 1.5 शेयर मिलने थे। जब पाम का शेयर $142 और 59 सेंट पर ट्रेड कर रहा था, तब 3Com का शेयर केवल $81 और 81 सेंट पर था। इसका मतलब था कि बाजार के अनुसार 3Com के अपने लाभदायक गैर पाम व्यवसाय का मूल्य शून्य से भी नीचे नेगेटिव था। ये गणितीय विसंगति 2 महीने तक चलती रही। अध्याय 3, अहंकार का चरम और गुरुत्वाकर्षण की वापसी। रोम एक दिन में नहीं जला था, लेकिन इस डिजिटल रोम में आग लगाने की शुरुआत अहंकार से हुई। जनवरी 2000 में सुपर बोल 34 इस अहंकार का पेंट हाउस था। 14 से 17 .com कंपनियों ने 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए $2 और 20 सेंट मिलियन से $3 मिलियन तक खर्च किए। उन्हें प्रति मिनट लाखों हिट्स तो मिले, लेकिन दीर्घकालिक लाभ शून्य रहा। कुछ ही महीनों में इनमें से ज्यादातर कंपनियां दिवालिया हो गईं। और फिर हकीकत ने दस्तक दी। 10 मार्च 2000 को नैस्डैक 5133 के चरम पर था, लेकिन 13 मार्च से पतन शुरू हुआ और सिर्फ एक महीने बाद 14 अप्रैल को ब्लैक फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने अपना 35% मूल्य खो दिया। अक्टूबर 2002 तक नैस्डैक गिरकर 1114 पर आ गया। कुल $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण इतिहास से हमेशा के लिए मिट गया। इसका सामाजिक आघात गहरा था। पिंक स्लिप पार्टियों में बेरोजगार युवाओं की भीड़ लग गई और मार्जिन कॉल के कारण खुदरा निवेशकों की संपत्तियां शून्य हो गईं, उन पर सिर्फ बैंक का कर्ज रह गया। अध्याय 4, फावड़े बेचने वाले का अभिशाप और अमेजन की उत्तरजीविता। इस महाविनाश में केवल वही टिके जिनकी नींव वास्तुकला के असली नियमों पर बनी थी। अमेज़न इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उनका लोड बियरिंग पिलर था, उनका नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल। वे दिन एक पर ग्राहक से नकद लेते, 30 दिन तक उस नकदी से अपना संचालन चलाते और फिर आपूर्तिकर्ता को भुगतान करते। इसी मॉडल ने अमेजन को जमे हुए शत्रुतापूर्ण वेंचर कैपिटल बाजारों से बचा लिया। दूसरी ओर फावड़े बेचने वाले सिस्को की कहानी थी। 1995 से 2000 तक सिस्को का राजस्व 850% बढ़ा। शेयर $80 पर था और पीई अनुपात 200 के ऊपर, जिसका अर्थ था कि बाजार ने दशकों के निर्बाध मुनाफे की कीमत पहले ही तय कर दी थी। शानदार कंपनी होने के बावजूद जब बुलबुला फूटा तो शेयर 80% गिरा और $431 बिलियन स्वाहा हो गए।
सिस्को को अपनी मार्च 2000 की कीमत तक लौटने में 21 दर्दनाक वर्ष लगे। सबक साफ था, एक महान कंपनी अपने आप में बेहतरीन स्टॉक नहीं होती यदि खरीद मूल्य वास्तविकता से पूरी तरह कटा हुआ हो। अध्याय 5, इतिहास की कानाफूसी 1999 बनाम 2024। आज जब हम 2024 में जेन एआई की क्रांति को देखते हैं तो इतिहास खुद को दोहराता हुआ सा लगता है। 1999 में सिस्को फावड़े बेच रहा था, आज एनवीडिया वही काम कर रहा है। समानताएं मनोवैज्ञानिक है, वही अतार्किक उल्लास, लेकिन संरचनात्मक वास्तविकताएं अलग हैं। तब नाजुक गैरेज स्टार्टअप्स थे, आज कैश से भरे टेक दिग्गज हैं। निष्कर्ष बहुत सीधा है, तकनीकी वास्तविकता कभी भी वित्तीय गुरुत्वाकर्षण की गारंटी नहीं देती। इंटरनेट ने सच में दुनिया को बदला, लेकिन अनंत मूल्यांकन पर एक क्रांति को खरीदने से अंततः विनाश ही हुआ। यह अतार्किक उल्लास वित्तीय प्रणाली की कोई त्रुटि, बग नहीं है, ये मानवीय मनोविज्ञान का एक स्थायी गुण, फीचर है। इतिहास की कानाफूसी आज भी स्पष्ट है, मूल्यांकन ही दीर्घकालिक रिटर्न तय करता है। जब डिजिटल भ्रम मिटते हैं तो केवल वही टिकते हैं जिनकी नींव वास्तव में मजबूत होती है। अगर आपको यह ऐतिहासिक विश्लेषण और कहानी पसंद आई और आप भविष्य में भी ऐसे ही जटिल विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सिंप्लीफाई विद विकास को सब्सक्राइब करें और नवीनतम अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।